अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। लेकर आ चुकी हूँ आज की एपिसोड ऑफ जानान। एपिसोड है हमारी 83। तो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार एपिसोड है ये तो। जो तीन एपिसोड होंगी, आज की, कल की और परसों की, ये एक्स्ट्रा धमाकेदार होने वाली हैं। तो दिल की धड़कनें संभाल लीजिए, सब आ जाएं जल्दी से। मैं भी आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। तो जानान बाय असमरवा मिर्जा, लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ आओ। गुल की आंखों में ठहरे इस्तफहाम ने यावर को मजबूर कर दिया कि वो इसे तफसीलन सब बताए। गुल ने उसकी पट्टी की वजह से इस बार अपनी बाजू ना झटकी, जिसे पकड़कर यावर ने उसे मेट्रेस की पायती की तरफ बिठाया और खुद भी उसकी तरफ देखता बैठा। बताएं, कोई उल्टी हरकत की है आपने? मुझसे निकाह पर किसी ने मजबूर किया आपको? खूरे ने? और आप इनकार नहीं कर सके, है ना? सिर्फ वही हैं जिनसे मेरे आंसू बर्दाश्त नहीं। यही हुआ है? वो जो समझ रहा था, इसे गुल के आगे ज्यादा तफसील तक देने की जरूरत नहीं। उसके मुंह से ये सब पेशन गोइयां सुने, यावर का दिमाग लम्हे में उल्टा। बोले, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बल्कि आपकी महबूबा और आपको मिलाने में मदद भी करूंगी। खुद पर जमी यावर की नाउम्मीद निगाहों से परेशान होते वो मजीद बोली, पर अब परेशान वो हुआ। तुम्हारा दिमाग इस वक्त जगह पर नहीं गुल, बाद में बात करते हैं, तुमने जो समझना है समझो। यावर कुछ सख्त ना कहते, तभी गुल की तरफ देखने से गुरेज बरतते बस पास से उठना चाहता था, पर गुल ने उसकी बाजू को दोनों हाथों में पकड़ते इसे उठने ना दिया और फरार की राह कुछ लम्हे को मसदूद कर दी। क्लियर करें जो कहना है, अब नहीं बोल रही प्लीज यावर। उसकी मतानत भरी सरगोशी पर गहरा सांस भर कर रह गया। तुमसे शादी करना चाहता था हमेशा, बचपन से प्यार था जो पहले क्यूट वाला था फिर हॉट वाला हो गया। पर मामा ने साफ कह दिया था कि वो तुम्हें बहू नहीं बनाएंगी। मैं तभी कुछ सालों से घर से दूर रहा और इस बीच उन्हें मनाता रहा, लेकिन नहीं मानी वो। आज भी वो इस लड़की से मेरा निकाह करवा देती है अगर मैं अपनी कलाई की नब्ज काटने पर ना उतर आता। वो जो उसके मुंह को तक रही थी। यावर के आखिरी जुमले पर इसने बेइरादा यावर की बाजू दोनों हाथों में ऐसे ली जैसे उसका छूना भी कहीं यावर को दर्द ना पहुंचा दे। एक आंसू भी गुल की आंख से रुखसार पर बह निकला। काट दी नस। वो बमुश्किल अपनी धुंधलाई आंखें उठाकर यावर को देखते बोली, पर यावर ने मुस्कुराकर सर नफी में हिलाया। काट देता अगर वो मजीद अपनी जिद पर डटी रहती, लेकिन मान गई। थोड़ा सा कट लग गया, ठीक हूँ। मेरी इन फीलिंग्स का यशमा आपकी और दादी साईं को भी पता था, लेकिन मैंने उनको सख्ती से मना किया था। जब तक मैं गुल को अपना ना लूं, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की भनक भी ना लगे। उस दिन जब मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत के बारे शेयर किया, तो बहुत बेबस होकर किया था कि शायद तुमसे किसी और का हवाला देकर कहने से मेरा दिल सुकून पा जाए। और वही हुआ। फिर यशमापिया ने भी हिम्मत दिलाई कि मैं हार ना मानूं, और मैंने हार नहीं मानी। फिर यशमापिया ने भी हिम्मत दिलाई कि मैं हार ना मानूं, और मैंने हार नहीं मानी। उसकी हर बात सुने इख्तिताम तक बुरा रोई। इसने यावर के सीने पर जोर से मुक्का भी मारा। मुझे क्यों तकलीफ दी, क्यों सताया? वो रोती हुई मिनमिनाई, उसका सांस बाकायदा उखड़ा, क्योंकि जानना चाहता था ये आग एक तरफा तो नहीं। फिर मुझे महसूस हुआ तुम भी प्यार करती हो, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला। तुम्हें तंग किया, जेलस किया, सताया, रुलाया, तकलीफ दी ताकि जान सकूं जिसको पाने की जंग लड़ रहा हूं वो मुझे कबूल भी करेगी या नहीं। वो बोलते बोलते खामोश हुआ तो गुल ने भी अपने आंसुओं को बेदर्दी से रगड़कर भीगी सी सांस खारिज की। और अगर मुझे मोहब्बत ना होती, मैं कबूल ना करती। इन आंखों में गालिब आती शिद्दत पर नजरें जमाए उस सरगोशी से भी मध्यम आवाज में बोली, तो मैं हमेशा तुमसे ऐसे ही प्यार करता। बस तब फर्क ये होता कि मैं तुम्हें पाने की कोशिश रोक देता। आई लव यू सो मच। उसके लहजे से फूटती मोहब्बत ने गुल के अंदर तक आसूदगी उतार दी थी। वो उसकी तरफ होकर बैठी, फिर यावर की गर्दन की तरफ बाजू खमाइल करते
اس کے چہرے کے قریب چہرہ لے گئی جو پہلے ہی اس کی خاطر اپنا سر ذرا جھکا چکا تھا۔ یہ تو ٹھیک ہے لیکن میں معاف نہیں کر رہی ابھی۔ یو ہرٹ می۔ بہت روئی ہوں۔ اکی آنسو کا حساب دے پہلے۔ کس قدر بے رحم اور بے حس ہیں آپ یاور۔ آپ کو میری تکلیف دیکھ کر بھی ترس نہیں آیا؟ وہ اتنے قریب آ کر یہ کہے گی یاور نے امید نہ کی تھی، پر وہ اتنے قریب آ کر بتا چکی تھی کہ وہ اسے اپنا مان چکی ہے۔ تم میری ہو چکی ہو، اب سزائیں جزائیں تو چلتی رہیں گی۔ تمہیں سزا دینی ہے تو جی بھر کر دے سکتی ہو، ارمان ادھورا مت چھوڑنا کوئی۔ بس یہ بتا دو اب سے میرے سر کے بالوں کا مساج کرو گی نا، اور میرے کپڑے بھی نکالو گی؟ اتنے قریب محبوب آ گیا اور اس باولے کو بھی اپنے کام کروانے کی پڑی تھی۔ اس کی یہ ٹرک کام کر گئی اور وہ مسکرا پڑی۔ اس لیے نکاح کیا ہے؟ کل نے مسکراہٹ عیاں نہ کرتے غصے سے پوچھا تو یاور نے اس کی کمر کی طرف ہاتھ لے جا کر جکڑتے اسے بیٹھے بیٹھے اپنے نزدیک تر سرکا لیا۔ نہیں، نکاح تو کسی اور وجہ سے کیا ہے۔ تمہیں خود پر حلال کرنا مقصد تھا۔ وہ ضرورت سے بھاری لہجے میں بولا تو گل نے اس کی گلے لگتے جیسے بقیہ سارے آنسوؤں کو بھی یاور کی آغوش میں بہا ڈالا۔ وہ بھی مسرور تھا کہ یہ لمحہ بڑی مرادوں کے بعد جو ملا تھا۔ تم اتنا میرا سکون ہوگی سوچا نہ تھا۔ تمہیں اپنے لیے اتنا جنونی دیکھ کر ایک چیز کا یقین ہو گیا ہے کہ عورت محبت جب بھی کرتی ہے ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ اسے ذرا سا اس کو اپنے سامنے لایا، اتنے قریب کہ سانسوں میں سانسیں الجھی۔ اس بات پر وہ لجا سی گئی، پلکیں حیا سے بھاری ہو گئیں۔ جرگے میں شامل نہیں ہونا؟ کل نے اس کے حصار سے خود کو رہائی دیتے فوراً سے فاصلہ بنانا چاہا تو یاور نے اسے واپس اپنے قریب کھینچ لیا۔ تم نے باہیں گلے میں پرو کے مجھ پر دنیا داری ہی ممنوع کر دی۔ مجھے تو لگا کئی دن تک میرے قریب بھی نہیں بھٹکو گی۔ وہ کچھ زیادہ ہی جذبات میں بہہ رہا تھا۔ کل نے اس کی اپنی کمر پر جمی ہاتھوں کی انگلیوں کو زور لگاتے کھولا اور باقاعدہ یاور کو دھکا دیتے خود سے دور کیا۔ صحیح لگا آپ کو؟ یہ جو حق تھا یہ بس مجھ سے جذباتی طور پر سرزد ہوا۔ جا سکتے ہیں آپ روم سے میرے؟ گل کا وہی سخت ورژن ایک دم چالو ہونے پر یاور کے لیے چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ظلم تو مت کرو مجھ پر۔ یاور نے اس کی ظالم اداؤں کا شکوہ کیا تو وہ منہ پھیر گئی۔ اب محبت تھی تو اتنا غرور تو بنتا تھا۔ ویسے بھی جتنا یاور نے اس کا لہو سلگایا گل کم از کم اس سے آدھا تو جلا کر حق کرنے ہی والی تھی۔ جا رہے ہیں آپ یا یمانے دادی کو چیخ کر بلاؤں؟ گل نے ہفکی سے کہا تو یاور نے ہلکا سا کہا مارا، پر مگر نظریں اس پر سے ہٹائی نہیں۔ تم جانتی ہو مجھے میری کیوٹ سویٹ دادی سائیں سے ڈر نہیں لگتا، تم سے لگتا ہے گل۔ وہ آہستگی سے بولا، لہجہ مدھم مگر اثر رکھتا ہوا گل کے اندر تحلیل ہوا۔ گل کے چہرے پر ایک لمحے کو ہفکی اور گھبراہٹ ملی جلی نظر آئی، پر معدوم ہوئی۔ بے حد دلیر بنتے تھے آپ تو۔ وہ اس کی کمزوری پر محظوظ ہوئے چوٹ کر گئی تو وہ اس کے مزید نزدیک ہوا۔ نہیں، تمہارے سامنے کمزور ترین حال پر ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ گل بیڈ کے کنارے اور یاور کے بیچ سے سرکتی کئی قدم اٹھائے بھی پیچھے ہٹی، مگر اس کی پشت کے ساتھ کمرے کی ایک دیوار آ گئی۔ یاور کے ہاتھ نے بس اسے اس دیوار کے قریب رک کر فاصلہ ناپا۔ ایسا نہیں تھا کہ چھوا ہو، مگر قربت کی حرارت اپنی بات شور مچاتی ہوئی گل کے کانوں میں اترے اپنی روح بھون گئی۔ یاور، اس نے مدھم لہجے میں یاور کو مزید قریب سے رکھنے سے تنبیہ کی۔ اس کے چہرے کے گلابی اور اداس نقوش گہری نگاہوں میں بسائے گل کی جانب ذرا جھکاؤ دکھاتے بڑبڑایا، پلیز۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے پرے ہٹنے کے لیے درخواست کر گئی۔ پلیز کیا گل؟ وہ اس کے چہرے کے قریب جھک کر سرگوشی کرتے گل کو جان بوجھ کر اپنی نزدیکی سے رنگ برنگا کر گیا۔ تمیز سے کہہ رہی ہوں گیٹ آؤٹ۔ گل نے ایک لمبی سانس بھری،
फिर इसके होंठों पर वही सख्त मगर लरजता सा लहजा उतरा। वो इतनी तमीज कैसे सह पाता? आफत अंगेज हंसा। तमीज से सुन रहा हूँ, वरना इस पर तुम्हारी आजमाइश तय थी। बाद में मिलता हूँ। ये रूह गुदगुदाते जुमले जुबान से ज्यादा आंखों के मस्ती भरे इशारों से कहते ही वो एक झटके से आजादी बख्शे वहां से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। गुल ने मुस्कुराकर गर्दन दीवार से टिकाई। वो उजल हुआ, पर गुल के चेहरे पर हजारों रंग जरूर छोड़ गया। वहीं दूसरी तरफ भी जिरगे की तैयारी हो चुकी थी। जवेरिया, एमा का ध्यान रखना, मैं और सिरकान लेट हो जाएंगे। एहरान ने भी जवेरिया को खास ताकीद की थी। एमा को इसने खाना खिलाकर सुला दिया था, जबकि जवेरिया ने इसे सिरे से बेफिक्र किया कि उसके होते एहरान को एमा की फिक्र करने की जरूरत नहीं। यावर के जाने के अलावा एहरान और सरकान भी अपनी वाइफ्स को एक दूसरे के सपुर्द किए जिरगे में शामिल होने निकल चुके थे। सारून और तैमूर को मुझे वेयर हाउस से जिरगे पहुंचाना है, सरकार ने गाड़ी ड्राइव करते बताया। तो एहरान ने इस बात में सिर हिलाए सरकान की जानिब गर्दन घुमाई। इन दो की सजा सख्त होगी या रियायत मिल सकती है, क्या ख्याल है तुम्हारा? एहरान के सवाल पर सरकान कुछ सोच विचार का शिकार नजर आया। मुझे लगता है इबरत होगी, इबरतनाक होगी, क्योंकि इन हबीसों को अभी भी तौबा की तौफीक नहीं मिली। अमीर साहब, इन दो का अभी भी बस चले तो हर सामने आए इंसान को चीर फाड़ दें। मुझे तो डर है वो दो जिरगे में कुछ वहशीपन ना दिखाएं। सरकान के खदशात खुद एहरान को भी दुरुस्त लगे, क्योंकि वो दो ऐसे मिजाज के लोग थे जिनके अंदर ये कैद और बेबसी उबलता हुआ आतिश फिशां बना चुकी थी। हम्म, ठीक कह रहे हो। अपने कुछ लोग जिरगे के मैदान की इतराफ खड़े करवा देना, ताकि नजर रखी जा सके। मैं खुद भी इन दो पर कड़ी नजर रखूंगा। एहरान और सरकान का लिया ये इकदाम के लिए ये इकदाम आगे चलकर बहुत बड़ी हिफाजत बनने वाले थे, मगर अभी उन्हें इस एहतियात की अफादियत का हरगिज इल्म न था। सुफियान और यजदान ने यशमा को रिगज़ी हवेली उतार दिया था, क्योंकि वो जासिम के साथ जाना चाहती थी, जबकि खुद वो लोग जिरगे के मैदान की तरफ रवाना हो चुके थे। अनायत फिरदौसी ने इन सबको पहले बुलाया था, जबकि सिदरा साहिबा भी हाकान की हवेली से निकलने में कामयाब हो चुकी थी। हाकान के साथ एक दिन गुजारने के बाद ही सूरत ने फैसला किया था कि मौत इससे बेहतर है। तभी सिदरा भी जिरगे के मैदान की तरफ रवाना थी। खुश आमदीद मेरे बच्चे। यशमा की इस घर में वापसी वारिस और फरसाह साहब को इस दर्द की घड़ी में राहत देगी, ये यशमा ने उम्मीद ना किया था। उसे अपने यहाँ आने के फैसले पर खुशी हुई। वो सब बस तैयार थे। यकीनन ये रात किसी पर आसान नहीं होने वाली थी, लेकिन एक दूसरे का इस मुश्किल वक्त साथ होना बहुत बड़ी ढारस महसूस हो रहा था। यशमा ने जासिम को जाकर देखने और लाने का कहे कुछ देर इजाजत तलब की। क्या वो उठ गए हैं? यशमा ने सीधा अपने रूम का ही रुख किया, जहां से मुलाजिम गुजरते हुए यशमा की पुकार पर रुका, जो वहीं रूम की तरफ से ही आ रहा था। जी बीबी साईं, उठाकर ही आया हूँ। वारिस साहब ने कहा था उनको बताऊं कि जिरगे का वक्त हो गया है। मुलाजिम ने मुअद्दब होते यशमा को जवाब दिया। ठीक है, हम दोनों आ रहे हैं नीचे, यशमा ने नरमी से कहा, और खुद अपने और जासिम के मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ी। यशमा ने डोर के पास जाकर आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला तो वो शर्टलेस खड़ा अपनी काली शर्ट पहनने का इरादा कर रहा था। ब्लैक वेस्ट और ब्लैक ही फिट पैंट में नंगे पैर कालीन पर खड़े जनाब के हाथ यशमा को देखे थमे, पर वक्त की कैफियत थी, जिसे झटक कर जासिम ने अकड़ कर शर्ट अपने कसरती वजूद पर चढ़ाते पहनी, और इससे पहले बटन बंद करता वो दबे पैरों चलती हुई करीब आई और बिना कुछ कहे उसकी मदद करने को खुद जासिम की शर्ट के बटन बंद करने लगी। मैं खुद कर सकता हूँ, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। जासिम ने उसके हाथ को पकड़कर परे किया और शूज के लिए मोज़ों की तलाश में इससे पहले ड्रेसिंग रूम की तरफ बनी कबर्ड की तरफ अपने सेक्शन को खोलता, यशमा ने उसके सीने पर हाथ रखे रोका और खुद ब्लैक सॉक्स निकाल कर लाई। जासिम ने जबड़े भींचते उसके हाथ से ब्लैक सॉक्स झपट कर वापस कबर्ड के ड्रा में फेंकते वैसी ही दूसरी सॉक्स का जोड़ा निकाला। है, वो अपने पास से गुजरकर जूतों के सेक्शन की तरफ बढ़ते जासिम को हनक होते देखती बड़बड़ाई, जिसने ब्लैक ब्रॉज का पैर उठाया और वापस पास से गुजरता
काउच पर जा बैठे अपने शूज पहनने लगा। इससे पहले यशमा इस तक पहुंचती, वो उठा और ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने जा रुकते, परफ्यूम की स्प्रे उठाकर अपनी गर्दन की तरफ छिड़की। आज अगर शलवार सूट पहनते तो बहुत प्यारे लगते। ये क्या अंग्रेजी बाबू बन जाते हैं। पठान होने का सारा चार्म बिगाड़ दिया है। क्या इस हुलिये में इलाके के सरपंच बनेंगे। अरे शलवार सूट पर आधा से शाल ओढ़नी चाहिए थी आपको आज। वो यशमा की ख्वाहिश जरा आंखों पर बिठाए पलटा, लेकिन हनूज अभी भी सख्त गुस्सील नजरों से घूरा। हो गया तुम्हारा। वाइब्रो चकाए घूरा तो यशमा को ये पहली बार था कि उसकी नाराजगी सच में महसूस हुई। क्या हो गया तुम्हारा। क्या हुआ है। आप नाराज कब हुए। वो पहले औरंगजेब हवेली इसीलिए आई थी ताकि जासिम के साथ जा सके। पर जब पर जनाब तो ऐसे करंट मार रहे थे जैसे यशमा ने किसी गीली बिजली की तार को छुआ हो। तभी तो वो हैरान हुई कि यहाँ कौन से नाराजगी के दौड़े पड़ रहे हैं। हाँ, तुम्हें ये तक पता नहीं चला कि कब नाराज हूँ। मनाओगी क्या हाक। दूर रहो मुझसे। वो उसके पास से ऐसे इसे परे किए गुजरा जैसे वो छू लेगी तो जनाब की शान कम हो जाएगी। क्यों दूर रहूं, बीवी हूं आपकी। यशमा ने उसकी इस बदतहजीबी पर जासिम के कंधे पर मुक्का जड़ा जिसे वो सह गया। अपने लिए वो स्त्री हुआ काला जोड़ा निकाल चुका था, पर यशमा के मुक्के और इस याद दहानी पर हैंगर मैट्रेस पर फेंके खा जाते अंदाज में पलटा। यही यही बीवी हो, यादाश्त आ गई वापस। मेरे जरा इग्नोर करने की देर है, पटरी पकड़ ली तुमने बीबी जान। उसके चेहरे के करीब आए, सुलग कर कराया तो यशमा ने अपनी बेकाबू मुस्कुराहट बमुश्किल छुपाई। बीबी जान, नया नाम। अब कोई नई हरकत भी करेंगे आप अभी। वो मुस्काती हुई इसे सीधा सीधा उकसा रही थी, पर वो सख्त बरहम था। तुम्हारी फरमाइश मान रहा हूँ, आता हूँ। बाद में सोचूंगा कि मुझे नाराजगी खत्म करनी है या नहीं। वो इसे खुद से दूर से रखने का इशारा किए वापस झुका और अपने कपड़े उठाकर जाते हुए रास्ते में जैसे पैरों से ही शूज उतार कर गया। यशमा ने अल्लाह से बस सब्र मांगा, क्योंकि मोजे भी उतार कर फेंक गया था। और यशमा ने पहले से शूज उठाए, मोजे समेटे, फिर जो कबर्ड का बेतरतीब हाल करके गया वो संवारने के साथ इसने जासिम के लिए भूरी कश्मीरी मर्दाना शॉल के साथ चॉकलेटी चमड़े की पेशावरी चप्पल भी निकाली। आज वो अपने पठान को प्योर पठान रूप में देखने की ख्वाहिशमंद थी। वो 5 मिनट तक अपने जलवे बिखेरता निकला तो यशमा की नजरें उसके पुरवकार सरापे पर सजे काले जोड़े को देखते मदबूत होकर ठहर गईं। मोटे हारिस काले कपड़े की सादा मगर नफीस उसके पुरकशिश वजूद के ऐन मुताबिक सिलाई हुई थी। कपड़े सिंपल मगर सिलाई की नफासत से डिजाइनर लग रहे थे। कमीज के कॉलर पर हल्का सा स्टफ बाजू जासिम ने जरा फोल्ड किए हुए थे ताकि कलाई की रगें नुमाया हो। उफ, वो सादगी थी जो खुद में रोब रखती नजर आई। उसकी नजर चुपके से आंखों ही आंखों में उतार गई। वो भी मगरूराना सा चलता हुआ पास आया तो यशमा ने उसे पकड़कर बिठाया और शाल खोल कर खुद उसको उड़ाई। उसके मजबूत कंधों के गिर ढीले अंदाज में लपेटते हुए एक सिरा सीने पर दूसरा पुश्त पर गिरता हुआ छोड़ते वो मुस्कुराई। ये अंदाज ना सिर्फ दिलकश था बल्कि शख्स को एक सरदाराना वकार दे रहा था। भूरी शाल का रंग जासिम के स्याह कपड़ों के साथ गर्म तासुर पैदा कर रहा था, जैसे जासिम का सर्द लहजा मगर गर्म दिल। इसने जासिम के पैरों के पास उसकी पेशावरी चप्पल भी चुक कर रखी, फिर वो मुस्कुराती एक तरफ खड़ी इस पर कुछ फूंकने से पहले सर पर अपनी शॉल का पल्लू पकड़े उसको अच्छे से जमा गई। जब तक जासिम ने पैरों में चप्पल पहनी वो इस पर अपनी मोहब्बत फूंक चुकी थी। वो उठा तो यशमा ने उसको देखते करीब आकर अपने हाथों की ठंडक जासिम की रुखसारों को बख्शी। नजर न लगे आपको। हर बला दूर हो, हाथ और बख्त में अल्लाह आसानियां और राहतें भरे, आमीन। वो यहीं पिघल गया था। अब ना तो नाराजगी बाकी थी, ना इस चुड़ैल से कोई शिकवा। लेकिन उसे ऐसे पास देखकर जासिम की गर्दन की रगों ने बड़ी बेईमाना सी हरकत की, जैसे बेचारे ने हल्क तर किया हो। वो भी सादा ही लग रही थी। स्याह जोड़े पर यशमा की पश्मीना की शाल ओढ़े,
स्याही जूता पहने, मेकअप के नाम पर बस होंठों पर जरा सा ना दिखाई देता गुलाब रंग, आंखें मस्कारे और लाइनर से सजी, और चेहरा मोहब्बत की रोशनी और दिलजोई के एहसास से भरा हुआ। आमीन। अब बताओ क्यों इग्नोर किया तुमने मेरे जज्बात को? जब मैंने रूम सजाने का कहा तो तुमने मेरी ख्वाहिश को मामूली क्यों जाना? तुम्हें नहीं समझ आया मैंने ये क्यों कहा था? उसकी कमर में हाथ लपेट कर उसे सीने की ओर सिरका गया तो यशमा की आंखों में उदासी चली आई। अगर जारून को आज सजा होती है, वो कोई सी भी हुई, अब डिस्टर्ब नहीं होंगे क्या? क्या पता अपने दर्द पर ना सही पर अपने बाबा के सीने का दर्द आपको निढाल कर दे। सिचुएशन संगीन भी हो सकती है। तभी कहा था ये मामला अभी एक तरफ कर दे। वो बहुत सच्चाई से आने वाले वो बहुत सच्चाई से आने वाले वक्त की भारी सांसें अभी से महसूस करे। जासिम के बहुत करीब ठहर कर बोली, ताकि जिस तरह वो उसकी सांसें महसूस करे वैसे उसकी बात भी समझे। तब तो सुकून की ओर दुनिया जहां बुला देने की ज्यादा जरूरत होगी मुझे। वो इस आदमी को क्या कहती जिसका दिलो दिमाग किसी काम का ना रहा था। यशमा को अपनी मोहब्बत के ये साइड इफेक्ट्स तो पता ही ना थे। तब जो बेहतर हुआ वही होगा, लेकिन इस सिचुएशन में रोम सजाना बहुत बेहिस्सी होगी। वो हिसाब होगा कि आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में। क्यों पागल हो रहे हैं आप मेरे लिए? अच्छे नहीं लग रहे यूं जासिम। उसकी आंखों में लिखा देख सकती थी कि वो सिर्फ उसे चाहता है। दुनिया को तो दुनियादारी के लिए साथ घसीट रहा है। अच्छा लगना भी किसे है? जो है वो है। मैंने कभी कुछ अच्छा लगने के लिए नहीं किया यशमा। उसकी ये गलतफहमी दूर कर गया। वो अभी भी इसी में मदहोश हो रहा था। फिर भी मेरे लिए दिलो जान से ज्यादा कीमती हैं। अगर आप ऐसा करते तो गजब हो जाता। ओरिजिनल जासिम सबसे अच्छे हैं। कभी बहुत समझदार, कभी बच्चों की तरह मासूम, और कभी आग की तरह तपिश ज़दा, बारिश की तरह प्योर, आसमान की तरह वसी और समंदर की तरह गहरे। क्या क्या ना रंग देख लिया मैंने आपका इन कुछ दिनों में जासिम मुर्गजी। उसकी तलब उसकी ख्वाहिश की शिद्दत ऐसे कम कर रही थी कि जासिम को खबर भी ना होती। वो अपनी तलब में डालने और इस तलब से निकालने दोनों में माहिर थी। तो मुझसे कभी दूर मत होना बीबी। वो उसकी मौजूदगी के सबब जिंदगी के सरूर से वाकिफ हो चुका था। ये जुमला जासिम ने जिस बेख्तियारी के संग अदा किया, वो कितने लम्हे सांस ना ले सकी। क्या दूर होना इतना आसान है कि मैं हो जाऊं? हम अब हमेशा साथ रहेंगे। उसके सीने लगी शख्स से आती खुशबू में डूबी परी खुशबू जासिम की भी थी, जो यशमा के वजूद को सुकून देती थी। इसी खुशबू में सांस भरने और अपनी सांसें महकाने को ही वो गले लगती थी। दस्तार साहब के कपड़ों और होश दोनों पर कोई सिलवट ना आ जाए। तभी वो जल्द दूर भी हुई, क्योंकि वो आदमी यशमा के लिए बस लुट चुका था। कुछ लम्हे तो मेरे पास रहो, फिर बहुत पास। इस शख्स की सांसों की गर्मी जब यशमा के लबों के बीच सिर की वक्त जैसे मुंजमद हो गया। वो लम्हा भी बर्फ था, फिर आग बना। कुछ भी ना कहा, बस एक बहुत गहरा एहसास रकम हो गया। इनके बीच का फासला आहिस्ता आहिस्ता घुलता चला गया, यहाँ तक कि हवा ने भी नजरें फेर ली। जब से तुम्हारे करीब आया हूँ अंदर आग लग गई है। तुम्हें अच्छा ना भी लगूं तो बर्दाश्त करो, और कोई चारा जो नहीं तुम्हारे पास चुड़ैल। खबरदार दोबारा मुझे नाराज किया, वरना ये ठहरे लम्हे मिनट से सिरक कर घंटों पर मुहित हो जाएंगे, और तुम मोम बनकर पिघल जाओगी मेरी हरारत से। अपने और उसके बीच एक हद कायम करे वो यशमा को देखने की भरपूर कोशिश में धमकियां देता रहा, पर वो आंखें मूंदे उसके सीने में छुपी अपने आप को इस जासिम की आदि बनाने पर लगी हलकान थी। सांसें बिखरी थी तो धड़कने कब ये आदमी तरतीब पर छोड़ता था। पिघली हुई हूँ दिलो जान से, अब नीचे चलें या कोई और आजमाइश बाकी है मेरी? वो इससे नजरें ना मिलाती दूर हुई और ड्रेसिंग टेबल के पास रुके अपने सर से ढलकती शॉल को दुरुस्त करके लिया। यशमा के होंठों की नेचुरल रंगत भी गुलाबी ही थी, लेकिन इस वक्त नीली आंखें भी गुलाब हो गई। आज की आजमाइश हो गई तुम्हारी, लेकिन प्लीज चेहरे के ये पिंक पिंक रंग छुपाओ, राज खोल रहे हैं। उसकी सुर्ख सुर्ख सारों को देखते बेशर्मी से हंसा, तो यशमा जवाबन बस घूर ही सकी कि शर्म तो ये मर्द शादी करते ही बेच खाते हैं। कोई बटन नहीं लगा कि दबाकर सुर्खियों को डिक्लाइन कर दूं। गलत वक्त पर बहकने के नुकसान आप ही झेलें, मेरी सुर्ख टमाटर शक्ल देखकर। वो भी बालों को अच्छे से बांध कर आई थी, फिर भी शॉल लेने के सबब वो बिखरे हुए थे।
इन्हीं को सहलाए यशमा ने सुलग कर शिकवा किया तो दस्तार साहब भी हकम में आ रुके। सुर्ख पहाड़ी सेब कहो, चलो चलते हैं नीचे। उसकी गाल जज़ब से चूमते जासिम ने जैसे यशमा को भी होश लौटाए। तो वो पहले तो उसके हिसार में पलटी, फिर जासिम के हाथ को मजबूती से अपने हाथ में जकड़ा। मैं आपके साथ हूँ जासिम, हर सांस के साथ, सुना आपने? वो उसे अपने होने का यकीन देकर पहाड़ कर देगी जानती थी, और वो हो भी गया। सुन लिया जानान, महसूस भी हो रहा है। उसकी बेखुद सरगोशी सुने पुरहया मुस्कुराई। फिर वो दोनों ही एक दूसरे को खुद के असर से रिहाई देते साथ ही कमरे से निकले थे। जिरगा ठीक 9 बजे शुरू हुआ था। आज फिर पूरा इलाका जमा था क्योंकि बड़े इंसाफ और फैसलों का वक्त था। सरपंच अनायत फिरदौसी के हमरा जिरगे के कई मुअज्जिजीन आ चुके थे। आज भी मुअज्जिजीन में जासिम और रिगज़ी शामिल था। स्याह कमीज शलवार में लिपटा भूरी शॉल का जादू लिए वो इस जिरगे के हर मर्द से अलग, मगर इन सबकी नुमाइंदगी करता हुआ लग रहा था। ज़ारून और रगज़ई और तैमूर खान को भी जंजीरों से जकड़े जिरगे में लाया जा चुका था। दोनों की हालत काबिले तरस हो चुकी थी। लिबास गर्द आलूद, चेहरे अपनी रंगत और चमक से यकसर महरूम, और आंखों में सजा का यकीन जैसे आज इन पर किसी किस्म का रहम नहीं होने वाला था। जासिम की निगरानी में ये दो मुजरिम कैद रहे। इस पर इसे सरपंच इनायत फिरदौसी और मुअज्जिजीन की जानिब से शाबाश दी गई। जबकि जासिम ने ये जिम्मेदारी सिरकान पर डाली थी तो उसका सारा क्रेडिट सिरकान को जाता था। जबकि सुफियान अफरीदी अपने साथ वही गन लाया था जिसमें 3 गोलियां जारून के नाम की थीं और 3 तैमूर खान की। पारस और रगज़ई भी इस वक्त जिरगे के मुअज्जिजीन में शामिल थे। ज़ारून को मौत की सज़ा से बचाने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन न जाने ऐसा हो पाता या नहीं। कुछ कहना मुमकिन न था। जबकि हिजरा भी कल के बजाय आज ही आ चुकी थी। वो होटल ही रुकी थी, तभी उनके आने की इत्तला किसी को ना थी। मगर वो आज इस जिरगे में शामिल होकर इंसाफ का चेहरा देखने की तलबगार थी। इन सबके चेहरों पर लिखी तकलीफ देखने ही आई थी, जिन लोगों ने हिजरा सुल्तान को बड़े रंज दिए। हिजरा ने चेहरा ढक लिया था और वो मजमे में मौजूद थी, जबकि सिदरा भी हामती हुई जिरगे के मैदान में पहुंच चुकी थी। हाकान के लोग हाकान के लोग उनके पीछे थे, मगर वो दरख्तों के पीछे छुप गईं, जिस सबब वहां लगे जिरगे और लोगों के हजूम को देखकर हाकान के लोग अपनी जान बचाकर फरार हो गए और जिरगे के मैदान से कुछ दूर सिदरा को छुपकर रुकने की जगह मिल गई। सब अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। सरपंच इनायत फिरदौसी की बुलंद आवाज पर सब लोग बैठ चुके थे। जिरगे का बाकायदा आगाज हुआ तो ज़ारून की नजरें सरपंच साहब के खास आदमियों के हाथों में पकड़ी बंदूक की तरफ थी। सबसे पहले वो और तैमूर जिसकी जान लेना चाहते थे वो सिरकान था। चूंकि जिरगे का फैसला निदा की मौत की तहकीकात के लिए 15 दिन तक मुलतवी हुआ था, तो आज वो 15 दिन पूरे होते हैं। आज जिरगा अपना फैसला सुनाएगा, मगर इन 15 दिनों में बहुत कुछ ऐसा मजीद हुआ है जिसके बारे इस जिरगे में बात की जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम इस जिरगे की इब्तिदा जासिम और अगज़ई के लिए हम सब मुअज़्ज़िज़ीन के फैसले से करेंगे। इनायत फिरदौसी की आवाज़ हर फर्द ने सुनी थी। यशमा भी बाबा और चाचू के हमरा ही खड़ी थी। इसने जासिम की तरफ देखते आंखें झपकाते खामोश सुकून इरसाल किया, जो इनसे आंखों ने वसूल भी किया। जैसा कि तैमूर और ज़ारून को 15 दिन तक कैद रखने वाले इम्तिहान में ये बच्चा पास हो गया, तो इसने सरपंच बनने के आधे इख्तियारात पा लिए हैं। बकिया इख्तियारात आज इसी जरगे में मिलेंगे जब ये अपना दूसरा इम्तिहान पास करेगा। जासिम को अंदाजा था कि दूसरा इम्तिहान क्या है, फिर भी वो पुरअज़्म था। जासिम ने वारिस और रगज़ई की तरफ देखा तो उसे बाबा की आंखों में सिर्फ इंसाफ करने की तलकीन दिखाई दी। भले सामने आपके दिल का हिस्सा ही क्यों ना हो, मुजरिम की सजा हर सूरत तय होती है। लेकिन इस इम्तिहान से पहले हम इस जिरगे का असल मुद्दा देखते हैं। जासिम, तुमने कहा था निदा की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है, तो क्या तुमने अपने इस दावे के सबूत और गवाह इकट्ठे किए? जिरगा ये जानना चाहता है कि निदा की मौत के हवाले से तुमने क्या मालूमात इकट्ठी की। सबसे पहले जिरगे में वही मामला खुला जो सबसे जरूरी था। सिदरा और अगज़ई ने अपनी दर्द करती आंखें मीच कर खोली जब जासिम को उठकर सामने आकर रुकते देखा। उसके साथ दो मजमे में से उठकर आदमी भी साथ आए थे। हर कोई दम साधे जासिम और उसके साथ मौजूद दो आदमियों को देख रहा था।
میں نے یہ 2 ہفتے ان معاملے کی اس معاملے کی ہر طرح چھان بین کی ہے۔ ندا کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کی موت ہاتھ کی نس کٹنے سے ہوئی تھی، لیکن پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ندا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بہت چالاکی سے بدل دی گئی تھی۔ اس ہسپتال کا سٹاف بدلنے کے سبب اصل رپورٹ ان لوگوں نے نگہبان ارسال کی۔ وہاں لگی آگ کے باوجود ہم نے اس رپورٹ کو بچا لیا کیونکہ وہ فائر پروف لاکر میں تھی۔ اصلی رپورٹ کے مطابق ندا کی موت سر پر لگی چوٹ کے سبب ہوئی۔ یہ 2 گواہ ہیں، انہی کی ڈیوٹی تھی لیب میں جب حقان خان کا قریبی آدمی وہ رپورٹ بدلوانے آیا تھا، اور حقان خان اس وقت سدرا اور اکسئی کے دوسرے شوہر بھی ہیں۔ یعنی معاملہ صاف اور شفاف ہے کہ ندا کے قتل کے پیچھے یقیناً سدرا صاحبہ ہیں جنہوں نے اس آدمی کی مدد لی۔ نہ صرف وہ اس میں ملوث ہیں بلکہ یشما فریدی کے نگہبان کی بلڈنگ نظر آتش کرنے، اسے 2 ہفتے تک اغوا رکھنے اور پھر مارنے کی کوشش تک میں ملوث تھی، جس میں ان کا ساتھ اس حقان خان نے دیا۔ کچھ بید نہیں کہ ایسی خاتون کسی کو مار بھی سکتی ہیں۔ ہر ہاس و عام کی سماعت نے یہ سب سنا بھی، اور سچائی جیسے بالکل عیاں تھی۔ ہسرا کو تو پہلے ہی اس عورت پر شک تھا، جبکہ خود سدرا اور زی جانتی تھی اب ان کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ آگے کنواں تھا تو پیچھے کھائی۔ وہ دونوں گواہان بھی سرپنچ صاحب کو ساری تفصیلی روداد سنانے لگے، جبکہ سدرا بھی چھپنا ختم کرے آخر کار جرگے کے میدان کی طرف چلی آئی۔ ان کو جرگے میں آتا دیکھے لمحہ بھر ہر فرد کی نظریں ان کی جانب گھومی۔ فرساد صاحب جرگے میں موجود نہ تھے، وہ ہرمل کے ساتھ حویلی ہی رکے تھے کیونکہ ان کی طبیعت اچھی نہ تھی۔ لے مجرم خود آ گئی پیش ہونے، خوش آمدید انا جان۔ جاسم کی حقارت اور طنز بری نگاہیں سہنے کے باوجود سدرا نے ماتھے پر ایک شکن بھی نہ لائی اور آ کر سرپنچ صاحب کے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ خود زارون اور تیمور نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر جیسے دونوں نے ایک دوسرے کو کوئی اشارہ کیا۔ وہیں حقان کے لوگوں نے جب حقان کو بتایا کہ سدرا اس کا ہر راز جرگے میں کھولنے والی ہے، تو حقان بھی اپنی حویلی سے بندوق لیے نکل چکا تھا۔ سدرا خانم اس سے پہلے اپنے ساتھ اسے بھی لے ڈوبتی، حقان کو اس کی زبان بند کرنی ضروری لگی۔ کیا یہ جو جاسم اور اکزئی نے کہا وہ سچ ہے سدرا صاحبہ؟ کب طلاق ہوئی اور بنا عدت پوری کیے آپ نے حقان سے نکاح بھی کیا؟ آپ اس علاقے کی معزز ترین خاتون تھی، پھر یہ سب آپ نے کیسے کیا؟ اتنا گرنے کی کیا وجہ بنی؟ پورا علاقہ جاننا چاہتا ہے، بولنا شروع کرے۔ ہر کوئی جیسے سدرا کو لان تان کرتا نظر آیا۔ چہمگوئیاں اتنی تیز اور بلند ہوئیں کہ سرپنچ صاحب کو للکار کر کہنا پڑا کہ سب خاموش ہو جائیں۔ آج سدرا کا ہمیشہ اٹھا رہنے والا سر بھی جھکا ہوا تھا۔ آج وہ اپنے زوال کی آخری پستی پر کھڑی تھی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی دھماکہ دار جرگہ سٹارٹ ایپیسوڈ؟ تو کل کی تو ایکسٹرا دھماکہ ہونے والی ہے، یقیناً اگلی 2 ایپیسوڈ جو ہوں گی وہ بہت ہی دھماکے دار اور مزیدار ہوں گی۔ بہت بہت کچھ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دل کی دھڑکنیں سنبھال لیجیے، ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔